स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। जो हमने 1.1 को स्टार्ट किया है तो उसी के ऊपर हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो अभी तक हमने पूरी की पूरी थ्योरी पार्ट जो भी है वो कम्प्लीटली देख लिया है। तो उस थ्योरी के ऊपर हम अब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ अपने नोट्स भी बनाए हैं और मेरे पास बुक भी अवेलेबल है। तो मेरे पास ये बुक भी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर ही एक्सप्लेन करता हूँ आपको प्रॉब्लम नंबर 1। तो बुक में ही मैंने कॉपी किया था अपने नोट्स में, तो यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्वालिटी जो है वो आपको अच्छी आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला जो है वो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। इस जो भी हम प्रॉब्लम देखेंगे ना आगे, नंबर ऑफ टाइप्स या फिर नंबर ऑफ प्रॉब्लम जितने भी देखेंगे, तो उस सभी प्रॉब्लम में हमको सिर्फ सिग्मा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। समझ में आ गया? सिर्फ हमें 2 ही वैल्यू डिटरमाइन करनी है, सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। यहाँ पर प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। टाइप 1 प्रॉब्लम मीन्स ऐसा कुछ नहीं होता। टाइप 1 टाइप 2 के एग्जाम्पल ऑन कॉम्प्रेशन मेंबर मीन्स यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी कॉम्प्रेसिव आ जाएगा और मीन्स सिग्मा मैक्स भी कॉम्प्रेशन आ जाएगा, मीन्स कॉम्प्रेसिव नेचर आ जाएगा सिग्मा मैक्स का भी, और सिग्मा मिनिमम का भी कॉम्प्रेसिव नेचर आ जाएगा। मीन्स सिग्मा नॉट जो भी है वो ग्रेटर देन सिग्मा बी होगा तो कॉम्प्रेसिव आ जाएगा। सबसे पहले हम टाइप 1 में कॉम्प्रेसिव देख लेते हैं और टाइप 2 में टेंसाइल देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 1 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ रेक्टेंगुलर पियर इज 30 mm वाइड एंड 200 mm थिक दिया है। पियर मीन्स आप यहाँ पर इसे कॉलम भी कह सकते हो। हमें पियर की साइज या फिर कॉलम की साइज दी है 300 mm वाइड, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 300 mm वाइड दिया है एंड 200 mm थिक। तो इसकी थिकनेस जो भी दी है वो 200 mm थिक दी है। तो जब भी आप इसकी विड्थ देखोगे तो वो एक्स एक्सिस को पैरेलल लिखना और जो भी इसकी थिकनेस होती है वो वाई एक्सिस को पैरेलल लिखना। समझ में आ गया? उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हम प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करेंगे। It carries a load of 100 kilonewton at an eccentricity of 40 mm in a plane bisecting the thickness। जो भी थिकनेस है ना, तो ये थिकनेस है हमारी, तो इस थिकनेस को प्लेन क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मीन्स ये वाला जो भी प्लेन है ये बाइसेक्ट करता है, मीन्स डिवाइड करता है थिकनेस को। तो इस प्लेन पर हमें इसेंट्रिसिटी दी है, मीन्स लोड यहां पर दिया है। समझ में आ गया कि लोड किस प्रकार से हम इसेंट्रिसिटी का अबाउट वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है वो किस प्रकार से डिटरमाइन किया। समझ में आया? हमें सबसे पहले कॉलम की साइज दी है। समझ में आ गया? तो आपको मालूम नहीं होगा एग्जाम में कि हम कौन सी थिकनेस ले या कौन सी इसकी विड्थ ले। आप कौन सी भी लो, ये वाली थिकनेस लो या फिर ये वाली विड्थ लो, तो हम यहाँ पर ये वाली विड्थ कंसीडर करते हैं और ये वाली हम थिकनेस कंसीडर करते हैं। तो जो भी लोड है वो लोड जो भी है इसेंट्रिसिटी ऑफ 40 mm, यहाँ पर हम कॉलम का सीजी कंसीडर करते हैं। तो इस सीजी से 40 mm पर लोड अप्लाई हो रहा है। और कहाँ पर लोड अप्लाई हो रहा है? प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस। जो भी प्लेन होगा, एक प्लेन होगा, वो थिकनेस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स थिकनेस को इस प्रकार से बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस पर 40 mm इसेंट्रिसिटी है, मीन्स यहां से 40 mm यहां तक यहाँ पर लोड अप्लाई हो रहा है। समझ में आ गया? अब ये हो चुकी है हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी मूवमेंट है वो वाई एक्सिस पर होगी या फिर जो भी इसेंट्रिसिटी दी है वो हमें अबाउट वाई एक्सिस दी है। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ने अगर देखो यहाँ पर थिकनेस एज्यूम की और यहाँ पर विड्थ एज्यूम की, तो ये तो सीजी है हमारा और
प्लेन जो है वो बाइसेक्टिंग द थिकनेस, वो प्लेन क्या कर रहा है, थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स थिकनेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ से यहाँ पर इसेंट्रिसिटी होगी, तो ये होगी 40 mm इसेंट्रिसिटी। तो ये हमारे x एक्सिस होगी और ये y एक्सिस होगी। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि थिकनेस यहाँ पर 200 ही रहेगी, 200 mm, और जो भी विड्थ है वो यहाँ पर 300 रहेगी। तो इसी के कारण जो भी आंसर आता है वो सेम ही आता है। समझ में आ गया? इतना कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। तो चलो, आपको समझ में आ गया इसेंट्रिसिटी किस प्रकार से लोड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बाइसेक्टिंग प्लेन, बाइसेक्टिंग द थिकनेस, थिकनेस को प्लेन क्या कर रहा है, ये प्लेन जो भी जिस प्लेन पर लोड अप्लाई है वो प्लेन क्या कर रहा है, थिकनेस को मीन्स 200 mm को डिवाइड कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन द सेक्शन, तो हमें इस सेक्शन का सिग्मा मैक्स की वैल्यू और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिग्मा मैक्सिमम के लिए 2 मार्क्स होंगे और सिग्मा मिनिमम के लिए 2 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर टोटल प्रॉब्लम जो है वो 4 मार्क्स के लिए आ जाता है। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, सेक्शन की साइज दी है, उसके बाद लोड कितना दिया है, 100 किलो न्यूटन लोड दिया है, और इसेंट्रिसिटी दी है 40 mm। इतना गिवन डाटा दिया है। तो अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी सॉल्यूशन, गिवन डाटा जो भी होता है वो सब कुछ लिखने का। तो बी दिया है यहाँ पर 300 mm, डी दिया है 20 mm। आप यहाँ पर इसे डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हो, आपकी मर्जी। विड्थ और थिकनेस इज इक्वल टू 20 mm, ऐसा भी आप लिख सकते हो। उसके बाद लोड दिया है 100 किलो न्यूटन, जो लोड को हम पी से डिनोट करते हैं। 100 किलो न्यूटन मीन्स 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन होता है। और इसेंट्रिसिटी हमें 40 mm दी है यहाँ पर। तो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर 30 mm, 20 mm x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पर CG एक मेंशन करना और लोड कहाँ पर है वो भी मेंशन करना। समझ में आ गया आपको? और ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है ना आपको, ये सबसे पहले एग्जाम में क्या करना, ये डायग्राम निकाल देना। ये डायग्राम निकालने के बाद कुछ 5-6 लाइन जो है वो ब्लैंक ही छोड़ देना। मीन्स अगर हमने देखो यहाँ पर डायग्राम निकाली इस प्रकार से, तो इस डायग्राम के नीचे कुछ 6 या 7 लाइन जो भी है वो ब्लैंक ही छोड़ देना, क्योंकि वहां पर हम ये डायग्राम निकालेंगे। कब? जब हम सिग्मा मैक्स की वैल्यू और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे आफ्टर सॉल्विंग द होल प्रॉब्लम, उसके बाद हम ये डायग्राम निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जगह छोड़ देना एग्जाम में। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले ए वाली भी डायग्राम निकालते हैं, उसके बाद यही डायग्राम प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फिर से निकालते हैं और उसके बाद ये डायग्राम निकालते हैं। तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा इसमें। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम निकाल देना और उसके बाद कुछ थोड़ी सी जगह छोड़ देना इस डायग्राम को निकालने के लिए। समझ में आ गया? तो चलो अब हम आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिग्मा मैक्स की वैल्यू और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, प्रॉब्लम में दिया है वैसा ही। तो प्रॉब्लम तो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया, गिवन डाटा हो चुका। हमें क्या फाइंड आउट करना है ये भी हमें मालूम है। तो सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम का क्या फॉर्मूला होता है ये भी हमें पता है। तो सबसे पहले हम सिग्मा मैक्स का निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी। अब सिग्मा नॉट किस प्रकार से निकालते हैं ये भी हमने देख लिया है। सिग्मा नॉट मीन्स पी अपॉन ए होता है। तो चलो यहाँ पर मैं थोड़ा इसे जूम करता हूं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिग्मा नॉट मीन्स क्या होता है, पी अपॉन ए होता है। तो P मीन्स क्या होता है, लोड होता है, और ये मीन्स एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन मीन्स 300 इंटू 200। तो हमें एरिया मिल जाता है, ये एरिया होता है। तो ये एरिया हम mm में लेते हैं, इसलिए लोड भी हम न्यूटन में लेंगे। तो एरिया B इंटू डी 300 इंटू 200, ये देखो यहाँ का 300 और इस साइड थिकनेस 200। तो 300 इंटू 200 6 इंटू 10⁻⁴ mm²। ये हमारे पास एरिया निकल कर आ चुका है, ये हमारे पास एरिया आ चुका है।
और पी तो हमें मालूम है 100 किलो न्यूटन, यानी कि 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पर पी लेते समय न्यूटन में लेना और एरिया mm, यहाँ पर mm स्क्वायर में, तो यहाँ पर यूनिट निकल कर आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो P अपॉन ये हमें डायरेक्ट स्ट्रेस मिल जाता है। तो P अपॉन ये इन सभी का कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कॉम्प्रेसिव प्लस आ चुका है तो इसलिए कॉम्प्रेसिव नेचर है इसका। तो देखो 1.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर मीन्स किस प्रकार से डायरेक्ट स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये जो क्रॉस सेक्शन है ना 300 mm बाय 200 mm, तो देखो यहां से 1 mm बाय 1 mm, 4 साइड 1 mm मीन्स ये देखो ये भी 1 mm, ये भी 1 mm, 1 mm, तो इस 1 mm के एरिया पर कितना लोड अप्लाई हो रहा है देख सकते हो आप। जो भी हमने निकाला है ना आंसर क्या आया है हमारा 1.33, ये यहाँ पर आ जाए डायरेक्ट स्ट्रेस 1.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इतने एरिया में 1.67 न्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे एरिया में हम निकाल सकते हैं बाद में एरिया से मल्टीप्लाई करके। तो देखो न्यूटन पर mm स्क्वायर मीन्स पर mm स्क्वायर में इतना लोड अप्लाई हो रहा है। तो सिग्मा नॉट आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर सिग्मा नॉट की वैल्यू हमने निकाली है। अब हम सिग्मा बी की वैल्यू हम निकालते हैं। तो सिग्मा बी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है m अपॉन जेड। तो m मीन्स क्या होता है, मूवमेंट होता है, जो कि हम निकालते हैं मूवमेंट p इंटू ई से। जो भी लोड होता है p और उससे इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर मूवमेंट मिल जाता है। और जेड मीन्स क्या होता है, सेक्शन मॉड्यूलस होता है। तो वो हम कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पर बेंडिंग किस इसेंट्रिसिटी किस एक्सिस पर है, इसेंट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। समझ में आ गया आपको, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इसेंट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस लोड कहां पर होने पर इसेंट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है, लोड कहां पर होने पर इसेंट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आपको सभी थ्योरी लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। तो ये जो लोड है वो इसेंट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सेक्शन मॉड्यूलस भी जेड वाई लेना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जेड वाई इज इक्वल टू जो भी हमने सेक्शन मॉड्यूलस निकाला था ना डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो ये डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 कैसे आया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मैं आपको दिखाता हूँ अपने नोट्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 6 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था डायरेक्ट स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस m अपॉन जेड होता है। m मीन्स मोमेंट होती है p अपॉन ई, p इंटू ई, और z मीन्स सेक्शन मॉड्यूलस होता है। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया था डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 किस प्रकार से आता है। तो उसके बाद ये फॉर्मूला आता है सिग्मा बी का, बेंडिंग स्ट्रेसेस का, p इंटू ई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो चलो ये लेक्चर अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो अटेंड करो। उस लेक्चर में मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला जनरेट होता है। तो फिलहाल हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये कैसे आया है लेक्चर नंबर 6 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो उसके बाद ये 6 जो है वो ये ऊपर चला जाता है, 6 इंटू पीई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। आपको कैलकुलेशन में या फिर कैल्सी में ये फॉर्मूला डालते समय बहुत इजी होता है, इसलिए यहाँ का 6 हमने यहाँ पर ऊपर किया है। तो 6 इंटू पी कितना है, 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन में
लिया है, और ई मीन्स इसेंट्रिसिटी जो कि 40 mm हमें दी है, और डी क्या है, थिकनेस है तो 200, और बी स्क्वायर में यानी कि 300 स्क्वायर। समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताता हूँ। तो जब भी हम सेक्शन मॉड्यूलस निकालते हैं ना जेड वाई वाई, तो हम वाई वाई एक्सिस का सेक्शन मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। तो जो भी वाई वाई एक्सिस होती है ना, वो जिस साइड को बाइसेक्ट कर रही है या फिर जिस साइड को वो डिवाइड कर रही है ना, तो उसका स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ गया। एक ट्रिक है सिंपल सी, ध्यान में रखने के लिए। आपको बहुत बार यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, डी बी स्क्वायर है क्या बी डी स्क्वायर है, तो यहाँ पर वो कंफ्यूज मत होना वहां पर। तो जो भी हम सेक्शन मॉड्यूलस निकाल रहे हैं किसी भी एक्सिस का, तो वो एक्सिस जिस साइड को बाइसेक्ट करती है तो उसका स्क्वायर होता है। एक्चुअल में क्यूब होता है। फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, सेक्शन मॉड्यूल या फिर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, db क्यूब डिवाइडेड बाय 12 होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये साइड d है जो कि हमने थिकनेस ली थी ना, और ये साइड b है विड्थ। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है db क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो बाद में इसे सिंप्लीफाई करके सेक्शन मॉड्यूलस हो जाता है db स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो यही फॉर्मूला ध्यान में रखना, db स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। और जो भी स्क्वायर किसका होता है, जो भी हम सेक्शन मॉड्यूलस किसी भी एक्सिस का निकाल रहे हैं, तो वो एक्सिस जिस साइड को डिवाइड करता है ना, तो उसका स्क्वायर लेना। समझ में आ गया। ये सिंपल सी ट्रिक है, आपको पेपर में बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि पेपर में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो सिग्मा बी की वैल्यू, ये सभी कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 1.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आ गया। तो सिग्मा नॉट की वैल्यू हमें मिल चुकी, सिग्मा बी की वैल्यू हमें मिल चुकी। तो अब हम सिग्मा मैक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो सिग्मा मैक्स कहां पर होता है, आपको ऑलरेडी पता है। इस साइड, जिस साइड पर लोड अप्लाई होता है वहां पर सिग्मा मैक्स होता है। तो सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी। यहाँ पर लिखा है ऑन फेस ए बी, मीन्स ए बी फेस में सिग्मा मैक्स होता है, क्योंकि ये इस साइड में लोड है इसलिए ए बी पर सिग्मा मैक्स होगा यहाँ पर। तो सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी इज इक्वल टू 1.67 प्लस 1.33 इज इक्वल टू 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पॉजिटिव आ चुका है इसलिए कॉम्प्रेसिव नेचर है। और सिग्मा मिनिमम ऑन फेस सी डी, तो यहाँ पर सी डी में सिग्मा मिनिमम होता है क्योंकि लोड के अपोजिट साइड में है ना, इसलिए यहाँ पर सिग्मा मिनिमम, ये में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट द बेस लेक्चर नंबर 7 में। तो सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू 1.67 माइनस 1.33। तो आंसर आता है 0.34 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पॉजिटिव आ चुका है इसलिए कॉम्प्रेसिव नेचर होता है। समझ में आ गया। तो उसके बाद हमें सिग्मा मैक्स की वैल्यू मिल चुकी और सिग्मा मिनिमम की भी वैल्यू मिल चुकी। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज टोटली कॉम्प्रेसिव एज शोन इन फिगर। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले एक कॉलम देख लो, तो उसी के नीचे सेम जो भी कॉलम के साइड होते हैं ना, जैसा हमने ग्राफिक्स में निकाला था ना आर्थो आइसो, तो उसी से इस प्रकार से फेंट लाइन नीचे ड्रॉ कर देना, एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर देना हॉरिजॉन्टल। इसके नीचे पॉजिटिव होता है और इस लाइन के ऊपर निगेटिव होता है, मींस कॉम्प्रेसिव नेचर आ गया। तो ग्राफ हम नीचे साइड में प्लॉट करेंगे, अगर टेंसल आता है तो ऊपर चले जाएंगे। तो इस साइड सी डी पर सिग्मा मिनिमम होता है, सिग्मा मिनिमम, और यहाँ पर सिग्मा मैक्स होता है, सिग्मा मैक्स होता है यहाँ पर। तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू कितनी है 0.34। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ की 0.34। यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो 0.34 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 है। तो इस 2 पॉइंट को लाइन से जोड़ देना, तो इस प्रकार से हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मिल जाती है। तो यहाँ पर जो
होल प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इस लेक्चर में बस इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे, जो कि एक लेक्चर नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने इस लेक्चर में देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।